नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल पर। साथियों, जैसा कि आपका स्टेट का एग्जाम अगले महीने से STET बिहार स्टेट पेपर 2 का एग्जाम अगले महीने से शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए हम आपको हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 100 क्वेश्चन आपको अब डेली देखने को मिलेगा। यानी डेली हम 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको, और ये क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, ध्यान रखेंगे कि साहित्य और व्याकरण इन दोनों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न आपके मिसलेनियस होंगे जिसमें कि सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेपर 2 के लिए आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर कुछ करिए, इसके लिए कोई क्वेश्चन कराइए और ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, तो मैं उसी दृष्टिकोण से जो है आपको डेली 100 प्रश्न कराने का निश्चय लिया हूँ। शुरू करते हैं एक बेहतरीन क्लास को, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और साथ ही साथ साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कल मैंने आपको जो है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले हुए थे, तो अब हम आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको कराएंगे जिसमें कि 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स भी देखा करिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे और पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास से ही हमने क्वेश्चन को उठा रखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, धीरेन्द्र वर्मा है या पंडित डॉक्टर नलिनीलोचन शर्मा जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनका साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। एक और लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। ये भी आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा है इनको और 1952 में इसको लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगर हम लोग नलिनीलोचन शर्मा की बात कर लें साथियों, तो नलिनीलोचन शर्मा को भी लिख लीजिएगा कि डॉक्टर नलिनीलोचन शर्मा का जो साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है, इसका नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा, साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन, यह पंडित नलिनीलोचन शर्मा जी का है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इनमें किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है, डॉक्टर सुमन राजे हैं, श्याम सुंदर दास हैं या ममता कालिया हैं? सही आंसर होगा डॉक्टर सुमन राजे। और साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। किसका है? तो आप कहेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे पौमचर्यु में किसका वर्णन किया गया है? साथियों, पौमचर्यु में शिव जी का वर्णन है, सीता जी का है, भरत का है या फिर राम का वर्णन किया गया है? तो पौमचर्यु में राम का वर्णन किया गया है। बात अगर हम लोग करें पौमचर्यु की बात कर लें, एक सेकंड, देखिए, यदि हम लोग साथियों पौमचर्यु की बात करें, हम लोग रिठड़ेमी चर्यु की बात करें, साथ ही साथ हम लोग स्वयंभू छंद की बात करें, तो ये सभी रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? तो आप कहेंगे स्वयंभू की रचना मानी जाती है, स्वयंभू की रचना ये मानी जाती है। ठीक है, यह एक जैनी कवि हैं और आदिकाल के कवि ये माने जाते हैं। ये आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के ये कवि माने जाते हैं। ठीक है साथियों, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये आदिकाल के कवि हैं। और पौमचर्यु में राम का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो आप कहेंगे राम का वर्णन पौमचर्यु में किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग कहें रिठड़ेमी चर्यु में किसका वर्णन है? तो आप कहेंगे
कृष्ण का वर्णन किया गया है। किसका? कृष्ण का वर्णन किया गया है। और ध्यान रखेंगे कि जो इनकी पौमचरित है, इसी को हम लोग, पौमचरित को ही हम लोग पद्मचरित के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो आप कहेंगे पद्मचरित के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग जैना रामायण कहते हैं, यानी जैन रामायण कहते हैं। जैन रामायण इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? पढ़ा दिया है जिनदत्त सूरी हैं, जिनधर्म सूरी हैं, शालिभद्र सूरी हैं, या फिर धनपाल हैं। तो इसका सही आंसर होगा जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी, और ये रास ग्रंथ माना जाता है। एक ऐसा ग्रंथ है, तो आप कहेंगे कि साथियों ये रास ग्रंथ माना जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं जिनधर्म सूरी का, तो स्थूलीभद्र रास लिख लेंगे इसको, स्थूलीभद्र रास, स्थूलीभद्र रास, इसके रचयिता कौन है? तो जिनधर्म सूरी को मानते हैं हम लोग। और भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, बाहुबली रास, इसके रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं। और धनपाल की एक रचना है जिसका नाम है भविष्यत कहा, लिख लेंगे इसको, भविष्यत कहा, भविष्यत कहा। ये रचना किसकी मानी जाती है? तो धनपाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं। करे कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये कथन किसका है? तो भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है कि कबीर पहले संत कवि हैं, पहले संत कवि हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, जिन्होंने कबीरदास को पहला संत कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राम भक्ति परंपरा के कवि इनमें से कौन से नहीं हैं? पहला कार्य गदाधर भट्ट हैं, नाभादास हैं, गोस्वामी तुलसीदास और हृदय राम। तो गदाधर भट्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये राम भक्ति परंपरा नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, शाखा के कवि हैं। और ध्यान रखेंगे गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए बहुत ज्यादा हम डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने हैं, तो तेजी से। ये लोग राम भक्ति परंपरा के कवि हैं, यानी राम भक्ति शाखा के ये कवि माने जाते हैं, शाखा के कवि ये लोग माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? पहला दिया है रसखान है, रत्नाकर है, मीरा है या विद्यापति हैं। तो जो प्रेम वाटिका है इसके जो रचनाकार हैं वो रसखान को मानते हैं हम लोग। किसको? रसखान का। इनके अगर हम लोग मूल नाम की बात करें, कभी कभी पूछ लेता है कि इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम साथियों सैयद इब्राहिम है। क्या है? तो सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है, इब्राहिम इनका मूल नाम है। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, लिख लेंगे ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित एक कवि माने जाते हैं सैयद इब्राहिम। अगर हम लोग बात करते हैं रत्नाकर जी की, ध्यान रखेंगे कि अच्छा एक बात और, सगुण और निर्गुण ये दोनों से संबंध रखते हैं, ठीक है। और इन्होंने सगुण और निर्गुण की उपासना पूरे मनोयोग के साथ किया है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं साथियों रत्नाकर की, रत्नाकर का मतलब क्या हुआ? जगन्नाथ दास रत्नाकर। हम लोग बात जगन्नाथ दास रत्नाकर की करते हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की अगर हम लोग बात करें तो गंगावतरण इन्हीं की रचना मानी जाती है, गंगावतरण ये इन्हीं की रचना मानी जाती है। नरसिंह जी का मायरो, नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद जयदेव की रचना है, गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचना है। तो आप लिख लेंगे गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका ये मीराबाई की रचना मानी जाती है। विद्यापति साहब ने कुल मिलाकर के 16 रचनाएं लिखा है, जिसमें से 13 इनकी संस्कृत भाषा में है, 2 रचनाएं और 1 रचनाएं। तो ये 13 आपकी संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, 2 इनकी अवहट्ट भाषा में है, अवहट्ट भाषा में, और एक मात्र रचना जो पदावली है इनकी, पदावली ये इनकी मात्र एक रचना है जो कि मैथिली भाषा में है। पूछ सकता है इस बार ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। अवहट्ट भाषा में 2 रचनाएं हैं, जिसमें एक है आपका कीर्तिलता
कीर्तिलता, और दूसरी है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो प्रारंभ है वो चिंतामणि त्रिपाठी से इन्होंने स्वीकार किया है। किससे स्वीकार किया है? तो आप कहेंगे साथियों चिंतामणि त्रिपाठी से इन्होंने स्वीकार किया है। केशवदास की बात करते हैं तो यह रीतकाल के रीतिबद्ध परंपरा के कवि माने जाते हैं, रीतिबद्ध शाखा कवि हैं। और बिहारी दास यह रीतकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतिराम वगैरह यही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से रीति मुक्त कवि कौन से नहीं है? ये कह रहा है घनानंद है, बोधा है, आलम है, बिहारी। तो बिहारी जो है वो रीतकाल के रीति सिद्ध, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं घनानंद, बोधा, आलम। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं द्विजदेव एक नाम आता है। ये सभी लोग जो है वो रीतकाल के रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। ये सभी लोग रीतकाल के रीति मुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। यह कह रहा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ये रचना किसकी है? ये रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 11 नंबर की। देखिए वीडियो आपको बड़ी होगी, पूरी वीडियो को देखना, ये नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा करके और भगा करके देख लीजिए। उससे फिर क्या होता है कि आपके क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, बट आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिस हो जाते हैं। कर आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? अंबिका दत्त व्यास हैं, श्रीधर पाठक हैं, रामनेश त्रिपाठी हैं, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो इसके रचनाकार श्रीधर पाठक को माना जाता है। किसको? श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति है, गोल्ड स्मिथ की कृति है जिसका नाम है द हर्मिट, द हर्मिट। ठीक है, द हर्मिट का इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया है, हिंदी खड़ी बोली में, और एकांतवासी योगी के नाम से, एकांतवासी योगी के नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। गोल्ड स्मिथ की कृति है द ट्रेवलर, ट्रेवलर। इसको इन्होंने अनुवाद किया है श्रांत पथिक के नाम से, श्रांत पथिक के नाम से। ठीक है, और डेजर्टेड विलेज, डेजर्टेड विलेज, उजड़ ग्राम के नाम से, उजड़ ग्राम के नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? कह रहा है निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की कृति है, आपको पता है। सुमित्रा नंदन पंत, नंदन ये पंत की कृति मानी जाती है। और सुमित्रा नंदन जो पंत जी हैं ये छायावाद के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात हैं। छायावाद के सुकुमार या प्रकृति के सुकुमार कवि कहिए आप, छायावाद के ना कहिए तो बेहतर है, जो आपका देता है वही कहिए। तो लिख लीजिए प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। और निहार, रश्मि और नीरजा ये सभी महादेवी वर्मा की कृति हैं। इन सभी का संकलन यामा में संग्रहित है, और यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बसंती हवा इस कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है केदारनाथ सिंह है, नागार्जुन है, त्रिलोचन शास्त्री हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल को मानते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल बसंती हवा के रचनाकार माने जाते हैं। इनकी अन्य भी रचनाएं जैसे युग की गंगा, इसको लिख लेंगे युग की गंगा इनकी एक रचना है, युग की गंगा, वो इन्हीं की रचना मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किले में औरत ये किस कवि की कविता मानी जाती है? किले में औरत ये पालाकर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन कर्ण, या रघुवीर शाह, या अरुण कमल। तो ये रचना जो है वो साथियों रघुवीर शाह की मानी जाती है। ठीक है, और ये जो इनकी कविता है, ये जो इनकी रचना है वो काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो में संग्रहित है। किसमें? तो आप कहेंगे हंसो हंसो, हंसो हंसो
जल्दी हंसो, जल्दी हंसो में संग्रहित है, में ये रचना इनकी संग्रहित है, संग्रहित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, यहां पर कह रहा है कि मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है। तो मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र मानी जाती है? आधे अधूरे है, आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक नाटक है और जिसकी पात्र कौन है? तो मल्लिका है। हालांकि आधे अधूरे और लहरों के राजहंस ये दोनों भी मोहन राकेश के ही नाटक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो जो भारत दुर्दशा है इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें भारत की जो दीनहीन दशा थी, उसमें जो दुर्दशा थी उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है भारत दुर्दशा में। आगे बढ़ते हैं साथियों, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सो पारा, ये किसकी रचना मानी जाती है? तो ये रचना साथियों किसकी है? तो पारा दिया है अलका सरावगी की है, मैत्रेयी पुष्पा की है, प्रभा खेतान है, या फिर चित्रा मुद्गल की रचना मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा चित्रा मुद्गल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के लिए ध्यान रखेंगे कि 5 दिसंबर 2018 को चित्रा मुद्गल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना मानी जाती है? सुबह दोपहर शाम प्रेमचंद की है, वृंदावन लाल वर्मा की मानी जाती है, या फिर उपेंद्रनाथ अश्क है, कमलेश्वर है। ठीक है, तो ये रचना किसकी मानी जाती है साथियों? तो कमलेश्वर की मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनका एक उपन्यास भी है तीसरा आदमी, ध्यान रखेंगे कमलेश्वर का ही एक उपन्यास है जिसका नाम है तीसरा आदमी। तीसरा आदमी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है 19 नंबर, परती परिकथा, इस उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु है, नागार्जुन है, या फिर जैनेन्द्र को मानते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु परती परिकथा उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। जो परती परिकथा है इसमें ध्यान रखेंगे कि पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, जबकि हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है जिसका नाम है मेला आंचल का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 ईस्वी में है। और मेला आंचल में यह बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है, की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, यह कह रहा है समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक किसको मानते हैं हम लोग? तो समानांतर कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो कमलेश्वर को मानते हैं। किसको मानते हैं? कमलेश्वर को हम लोग स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर हमको लगता है कि बताना उचित है, प्रश्न आ सकता है, वहां पर बता रहा हूं। जहां पर लगता है कि हाँ इसको आगे बढ़ जाना है वहां पर आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनंदा जैनेन्द्र के किस कहानी की पात्र मानी जाती है? पाजेब है, पत्नी है, जनता है, या मास्टर जी हैं। तो इसका सही आंसर होगा पत्नी। तो सुनंदा पत्नी की प्रमुख पात्र मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे जैनेन्द्र जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है कि सोमा बुआ ये किस कहानी की मुख्य पात्र मानी जाती हैं? तो सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र हैं? अकेली की हैं, महकू के हैं, पंचलाइट है, या फिर शरणदाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अकेली। और जो अकेली कहानी साथियों ये मन्नू भंडारी की है। किसकी है? तो आप कहेंगे मन्नू भंडारी की कहानी मानी जाती है।
मनु भंडारी की कहानी मानी जाती है। सोमा बुआ अकेली जो कहानी वो मनु भंडारी की है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैकू, एक बात ध्यान में रखेंगे साथियों, जो मैकू है कहानी है, ये प्रेमचंद की है। किसकी है? तो आप कहेंगे देखिए, ये प्रेमचंद की कहानी मानी जाती है मैकू। और पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की है। फणीश्वरनाथ रेणु की और शरणदाता ये अज्ञे की है। किसकी है? तो आप कहेंगे अज्ञे जी की है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? कह रहे जुलूस रुका है, विवेकी राय, बिल्कुल सही है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की पंक्ति है। और सदाचार का ताबीज ये बोल रहा है श्रीलाल शुक्ल की है। साथियों ध्यान रखेंगे कि जो सदाचार का ताबीज है ये श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, बल्कि हरिशंकर परसाई का है। किसका है? तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई का है। हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहे हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है, राधा कृष्ण दास का है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, कह रहा है मुक्तिबोध रचनावली। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है? भारत भूषण अग्रवाल ने किया है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, विजय बहादुर सिंह ने किया है, या फिर नेमीचंद्र जैन ने किया है? तो जो मुक्तिबोध रचनावली है इसका जो संपादन का कार्य किया किसने किया है? तो नेमीचंद्र जैन ने किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेमीचंद्र जो जैन है ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक है। इसको लिख लेना, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, या आलोचक माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है कि रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? रूपक रहस्य जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? गुलाब राय हैं, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर कन्हैयालाल पोद्दार जी हैं? तो इसके प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका श्याम सुंदर दास। कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर दास इस ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, गुलाब राय की बात करते हैं तो इनकी रचना है नवरस। कौन सी रचना है? तो इनकी नवरस इनकी रचना मानी जाती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करते हैं तो वांग्मय विमर्श है इनकी रचना, वांग्मय विमर्श इनकी रचना मानी जाती है। और काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, कन्हैयालाल पोद्दार की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्योमेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी मानी जाती है? व्योमेश दरवेश किसकी जीवनी है? पालाकार राय, नंदुलारी वाजपेयी हैं, रामविलास शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी ये मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का रहा है आपका कि अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? विष्णु प्रभाकर हैं, या गिरिराज किशोर हैं, या रामविलास शर्मा है, जैनेन्द्र कुमार है? तो कौन है? जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। और ध्यान में रखेंगे साथियों ये मार्क्सवादी जो है कि मनोविश्लेषणवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। अगर हम लोग गिरिराज किशोर की बात करते हैं तो पहला गिरमिटिया इन्हीं का उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्या गोरी क्या सांवरी इस संस्मरण के लेखक कौन है? तो क्या गोरी क्या सांवरी देवेंद्र सत्यार्थी का एक संस्मरण है। और इनके लिए इनके जो है कि अन्य लिखे जो संस्मरण है उसमें एक संस्मरण लिख लीजिएगा, रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, बोल उठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साथियों बहुत लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि भाई इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ जब हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे, मेरा नाम SANNIWESH सन्निवेश सर, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा और उस ग्रुप में इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्य का संस्मरण नहीं है? तो किस साहित्य का संस्मरण पथ के साथी में नहीं है? पालाकार मैथिली शरण गुप्त है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
तो तीनों लोगों का तो है, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगौत का संस्मरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 नंबर, कह रहा है दीप जले शंख बजे, इसके रचनाकार कौन है? तो दीप जले शंख बजे विष्णु प्रभाकर हैं, रघुवीर सहाय हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या भुवनेश्वर की रचना है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना ये मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8 मानी है। जबकि अगर हम लोग आचार्य मम्मट की बात करें, आचार्य मम्मट की बात करते हैं या आचार्य विश्वनाथ की बात करते हैं या आचार्य अभिनव गुप्त की बात करें, अभिनव गुप्त की बात करते हैं, इन लोगों ने जो रसों की कुल संख्या मान रखा है वो रसों की संख्या इन्होंने कुल मिलाकर के 9 मान रखा है। कितनी माना है? तो 9 माना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से भयानक रस के संचारी भाव कौन से हैं? ये करे धृति मति हर्ष, तो हर्ष आपका नहीं होगा, ये यहां से गलत हो जाएगा। त्रास आवेग, आवेग नहीं होगा कभी भी भयानक रस का। अच्छा 1 मिनट रुक जाना यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आवेग तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आवेग हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर देखिए कह रहा है त्रास, ये बोला है त्रास आवेग दैत्य शंका अपस्मार, ये हो जाएगा, यही होगा आपका। यहां पर देख लेते हैं वितर्क आवेग और जड़ता मोह हर्ष नहीं होगा आपका, ठीक है ना, और गर्व नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 34, करे जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भाव को दीप्त करें अर्थात तेजी प्रदान करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं उद्दीपन विभाव। क्या कहते हैं साथियों? तो उद्दीपन विभाव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 35 का। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरा भरा सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से, इसमें छंद कौन सा है? किस छंद का प्रयोग इसमें किया गया है? साथियों इसमें आपका वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। किस छंद का? वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ, पहला पॉइंट, यह एक वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? तो आप कहेंगे कि यह एक वर्णिक छंद माना जाता है, यह एक वर्णिक छंद है, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 12 अक्षर होते हैं, और जो गण विधान होता है इसमें वो ध्यान रखेंगे, इसका क्रम होता है जगड़, जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़, रगड़, ये क्रम होता है आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर अक्षरों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कह रहा है ना कि हरा भरा है सब पेट जो भरा। और अगर गण विधान की बात कर लेते हैं तो देखिए पहले मात्रा गिने, ये लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु लघु, फिर गुरु और लघु गुरु। तो देख लीजिए गण विधान, जगड़ का मतलब होता है जभान, जभान, ठीक है, जभान में लघु गुरु और लघु। इसके बाद तगड़ का मतलब होता है ताराज, ताराज यानी गुरु गुरु और लघु। जगड़ आपका दिया हुआ है, जगड़ का मतलब हुआ जभान, जभान यानी लघु गुरु और लघु। और रगड़ का मतलब होता है राजभ, ठीक है, रगड़, राजभान सलगा होता ना, तो राजभ, यहां पर लिखता हूं राजभा, तो गुरु लघु और गुरु। तो आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है कि लघु गुरु लघु, है ना। यहां पर देखिए गण विधान सही है कि नहीं है, लघु गुरु लघु, ये तो हो गया आपका। ताराज गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु और लघु, ये भी सही है आपका। जभान लघु गुरु लघु, तो फिर लघु गुरु लघु, और यहां पर दिया है राजभा गुरु लघु गुरु, तो गुरु लघु गुरु, यानी ये आपका सही हो जाएगा, वंशस्थ छंद है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है पीयूं सो कहें संदेशड़ा, हे भौरा है काग, सो धन वीर हैं जरि मुई, ते के धुआं हमला। यहाँ पर कौन सा छंद माना जाता है? तो यहाँ पर जो छंद होगा आपका 36 में वो हो जाएगा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद में कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं।
दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा जो होता है यह अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? तो आप कहेंगे अर्धसम मात्रिक छंद माना जाता है। अर्धसम मात्रिक छंदीय माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो यहाँ पर पंक्तियों में दोहा छंद है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लघु 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 गुरु गुरु, फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पर गुरु लघु, फिर लघु, फिर आपका लघु है गुरु है। ठीक है, तो 1 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 11 2 13, यानी पहली पंक्ति में 13 मात्रा है, पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं हैं, और दूसरी और चौथी पंक्तियों में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद है ये। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कारण के अभाव में कार की उत्पत्ति होना यह किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष। श्लेष का परिचायक ये नहीं माना जाता है, क्योंकि श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। विरोधाभास, जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। इसके बाद दिया है विभावना, बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। विभावना होता क्या है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे हम कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधु कर्म करे बिधनाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 का रहा है कि ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। तो ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, ज्यों आ गया है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनुमानो जनुजानो, ज्यों यूं, ये शब्द आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आसान आसान से प्रश्न है ये सब, जिसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है आपका कि कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां दिखाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो भाई कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां पर दिखाया जाता है वहां पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक में होता क्या है? जैसे किसी चीज को किसी चीज से श्रेष्ठ बना दिया जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि जिनके जस प्रताप के आगे, लिख लीजिएगा, जिनके जस प्रताप के आगे, जैसे हम लोग कहते हैं कि जिनके जस, जस का मतलब होता है यश, जिसको यश कहते हैं। जिनके जस प्रताप के आगे, आगे शशि, शशि मीन्स होता है चंद्रमा, शशि मलिन, शशि मलिन रवि, शीतल लागे, शीतल लागे, मतलब जिनके जस प्रताप, जस और प्रताप के आगे जो है वो शशि मलिन लगता है, और जो रवि है, सूर्य है, वो शीतल लगता है। तो सोचिए कि इसको उत्कृष्ट बताया गया है, इसका मतलब व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दैनिक आज, इसके जो प्रथम प्रधान संपादक हैं ये कौन माने जाते हैं? साथियों, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी सी विस्तृत कर लेते हैं, बस एक झलक में इसकी चर्चा हम लोग विस्तृत कर लेंगे। देखिए, जो आज पत्र है आपका, जो आज पत्र है आपका, दैनिक पत्र है ये, इसकी स्थापना किसने किया था? सबसे पहली बात, इसकी स्थापना किसने किया है? इसकी स्थापना 5 सितंबर 1920 ईस्वी को हुई थी, और इसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। किसने किया था? तो आप कहेंगे शिव प्रसाद गुप्त जी ने किया था। शिव प्रसाद गुप्त जी ने इनकी स्थापना किया था। इसके जो प्रथम प्रधान संपादक हैं, प्रथम प्रधान संपादक वह श्री प्रकाश जी को मानते हैं हम लोग। किसको मानते हैं? तो श्री प्रकाश जी को मानते हैं। लेकिन इसके बाद 1920 से लेकर के 1955 तक इसके जो संपादन का कार्य किए हैं, संपादक कौन रहे हैं? तो आप कहेंगे बाबूराव विष्णुराव, ठीक है, विष्णुराव पराड़कर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके द्वितीय संपादक रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका जो है उसका सही नाम क्या है? पहला दिया है बाला प्रबोधिनी,
बाल प्रबोध और बाल विनोद, सही आंसर होगा बाला प्रबोधिनी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। अगर हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका के बारे में बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका की बात करें, देख लीजिएगा यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पत्रिका की बात करें तो इनकी 2-3 पत्रिकाएं बहुत ही फेमस हैं। एक तो है इनकी कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा 3 पत्रिका इनकी निकली है, कवि वचन सुधा। दूसरी जो इनकी पत्रिका है वो है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। और तीसरी जो इनकी पत्रिका है इसका नाम है बाला बोधिनी। बाला बोधिनी जो कवि वचन सुधा है इनकी पत्रिका निकली है, इसका प्रकाशन 1868 में होता है, 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करें अगर हम लोग तो 1873 में और 1874 में बाला बोधिनी पत्रिका का इनका संपादक होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन में आपका बाला बोधिनी दिया था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 1 को हिट किया है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो आप देख सकते हैं कार्य कि रामदर्श मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो आग की हंसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्य है कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों की कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें कि श्रेणी ए है आपका, या क वर्ग कह सकते हैं हम लोग, क वर्ग कह सकते हैं। दूसरा हम लोग बांट सकते हैं ख वर्ग में, और तीसरा हम लोग बांट सकते हैं ग वर्ग में। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार प्रश्न है। इसके माध्यम से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होंगी। ए ऑप्शन दिया है 343, 44, 46 और 48। तो 348 के अनुसार ये निश्चित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अब सब कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होगी। 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यह कहता है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद अनुच्छेद जो 344 है आपका, वो कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, यह उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं से संबंधित जितने शब्द होते हैं, चाहे वो मैं की बात करते हैं, हम की बात करते हैं, मुझे की बात करें, मेरा की बात करें, मेरा की बात करें, मेरी की बात करें, हमारा की बात करें, हमारा, हमारी, ये सभी आपके उत्तम पुरुष के सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुष में अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो तू हो जाएगा आपका, तुम हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा होगा, इस तरह से हो जाएगा आपका। आप भी होता है आपका, आप होता है, आपका होता है, आपका होता है, आपकी होता है। ठीक है, ये सभी मध्यम पुरुष के सर्वनाम माने जाते हैं। अन्य पुरुष की बात करते हैं तो यह वह, यह वह, ये वे, ये अन्य पुरुष का सर्वनाम है। साथ ही साथ ये निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है कोई और कुछ। तो कोई और कुछ ये निम्न में से किस प्रकार का सर्वनाम है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। संबंधवाचक में जो और सो आएंगे आपके। प्रश्नवाचक की बात करते हैं तो कौन और क्या आएगा।
कौन और क्या आ जाएगा। ठीक है, आगे निश्चयवाचक की बात करेंगे तो यह वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका कह रहा है यहां पर कि कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा। कोणार्क की बात करते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो कोण धन अर्क यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा अ और अ, इसमें दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं अ और अ, इसलिए समान वर्ण मिलने से यह दीर्घ संधि बन जाएगा, यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि इसमें होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कारक की स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। सुधन अल्प होगा, स्वधन अल्प होगा, या अल्प होगा या सुधन अल्प होगा। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। आप देख सकते हैं कि सुधन अल्प बराबर होता है स्वल्प, क्योंकि यहां पर उ है, उ के साथ अ का योग हो रहा है, एक असमान वर्ण का योग हो रहा है, तो उ का व बन जाएगा। क्या बनेगा, व बन जाएगा। ये नियम किसका होता है, ये नियम होता है यण संधि का। किसका होता है, यण संधि का नियम होता है, क्योंकि जब ई उ और री के बाद पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का या उ का व और ई का र बन जाता है, तो ये हो जाएगा स्वल्प। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 50 नंबर का, यानी अर्धशतक हमारा लग चुका है, और निम्न में से किसमें व्यंजन संधि नहीं है। आइए देखते हैं, विस्मरण दिया हुआ है, अनुसरण दिया है, हस्त दंत दिया है और नाविक दिया है। तो नाविक का आपका होता है नौ धन एक बराबर होता है नाविक। ठीक है, और ये अयात संधि होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि अ है, अ का आब होना, अ का क्या होना, आब। ठीक है, अयात संधि का उदाहरण है, यानी इसमें आपका अयादि स्वर संधि हो जाएगा, अयादि स्वर संधि इसमें हो जाएगा, इसलिए इसमें व्यंजन संधि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आगे अभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हुए हैं, हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे, यानी कहीं जाना नहीं, आपको यहीं पर रहना है। 50 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें, सूचना दे दें कि हम आपको अब डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, इसके हम 10 प्रश्न यानी 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको पढ़ाएंगे। तो ये मत सोचना कि अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, आपको डेली 10 प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर्स के। आपका करंट अफेयर्स ही साथ साथ में तैयार होता रहेगा, और साथ ही साथ आपको जो वीडियो हमारी मिलेगी वो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण से संबंधित, यानी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एग्जाम को टारगेट करके इसको हम पढ़ाते भी रहेंगे। और साथ ही साथ आपको डेली 10 प्रश्न भी शाम को मिला करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में कौन सा समास है, ये कह रहे तत्पुरुष समास है, बेभाव समास है, बहुब्री समास है, द्विगु समास है। तो इसमें बेभाव समास। एक बात और जान लीजिएगा कि इसका जो पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लेंगे SANNIWESH सन्निवेश सर। ठीक है, तो यहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तो भरपेट में अब बेभाव समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी समास के विषय में आप लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहां पर करा दें ताकि आपका बेनिफिट हो जाए। करे पुस्तकालय शब्द में किस समास का उदाहरण है। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है। पुस्तकालय समास विग्रह हो जाएगा इसका, पुस्तक का आलय, पुस्तक का आलय, आलय मीन्स होता है घर, तो पुस्तक का आलय, इसका मतलब हो जाएगा कि यहां पर तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, काके की है संबंध तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलकंठ। तो नीलकंठ नहीं होगा आपका, क्योंकि नीलकंठ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा आपका। हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित, इसका मतलब है तत्पुरुष समास होगा। ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ध्यानमग्न तत्पुरुष समास, ध्यान में मग्न, इसका मतलब हो जाएगा कि तत्पुरुष समास। और काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक है, काली है जो मिर्च, मिर्च, इसका मतलब है कि इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पवनासन में कौन सा समास है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ये कह रहे हैं पवनासन में कौन सा समास है, तो पवनासन, इसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। आपको यह बताना है कि पवनासन का समास विग्रह क्या होगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, ये कह रहे किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, यानी अनु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है। ये कह रहे अनुर्वर। तो आप देखिए अनुर्वर में अगर हम लोग बात करते हैं तो अनधन उर्वर होगा। क्या होगा? अनधन उर्वर। और अनधन उर्वर है तो अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसमें अनु का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुनय की बात करते हैं तो अनु उपसर्ग का प्रयोग इसमें किया गया, अनुधन नय होता है बराबर अनुनय। ठीक है। अनुरीत तो अनुधन उरित हो जाएगा आपका अनुरित, और अन्वेषण तो अनुधन एषण हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। लिख लेना इसको, अनुधन एषण हो जाएगा बराबर अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कार्य है अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। इसका मूल शब्द क्या होगा? अनुकरण। अनुकरण, इसमें जब ई प्रत्यय जोड़ देते हैं हम लोग, ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो अनुकरणीय बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 57 की। नीलिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो नीलिमा, इमा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विकल्प आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, नीला आपका मूल शब्द है, उसमें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, भलाई में प्रत्यय कौन सा है? भला मूल शब्द है और आई प्रत्यय का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर विकल्प आपके बी करेक्ट होंगे 58 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? अजिर मीन्स होता है आंगन, प्रांगण, ये सब होता है, तो आंगन हो जाएगा। अंगना इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है जिसको हम लोग हल कर पा रहे हैं। कह रहे गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कह रहा है भगीरथ। तो भगीरथ तो कहते ही हैं गंगा को। त्रिपथगा, 3 पथों से गुजरने वाली है, गमन करने वाली है। रवि तनया, जी हाँ, रवि तनया नहीं कहते हैं। देखिए रवि तनया, तनया मीन्स होता है पुत्री, तनया मीन्स क्या होता है? पुत्री, और रवि मीन्स होता है सूर्य, सूर्य की पुत्री, यानी हम लोग कहते हैं इसको यमुना को। सूर्य की पुत्री किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। इसी यमुना को हम लोग अर्कजा भी कहते हैं। अर्कजा, अर्क मीन्स होता है सूर्य और जा का मतलब होता है पुत्री, इसलिए इसको हम लोग अर्कजा के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग साथियों कालिंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालिंदी, कालिंदी भी इसी को कहते हैं हम लोग। इसके बाद कालगंगा, इसी को कहते हैं कालगंगा, यमुना का पर्यायवाची होता है कालगंगा। ठीक है। ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा ये भी आपका रवि तनया यानी आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। करेक्ट, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? करेक्ट, कनक है, कंचन है, निनाद है, वदन है, आनन है, आस्य है, नियति है, विधि और धीवर है, आशुभ है, तीर है और प्राज्ञता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वदन आनन। वदन, आनन और आस ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बाकी शब्द आपके सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब ये अंक दिया हुआ है, अर्थ दिया है, स्वार्थ दिया है और कोश, तो धन का अर्थ अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान से प्रश्न है, इसको हम लोग करके आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है यहां पर कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या कवित्री की हैं? किस कवि या कवित्री की ये पंक्तियां हैं मानी जाती हैं? कह रहे अंशुमन जल सींच सींची, प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैल गई, आनंद फल होई। ये पंक्तियां जो है वो मीराबाई की हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की उपासिका मानी जाती हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की ये उपासिका मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे इनकी 2-3 रचनाएं बहुत फेमस हैं। नरसिंह जी का मायरो, नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, ये रचना भी इनकी मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये करें मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? देखिए मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं। पहली बात, मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है। और एक इनकी रचना है, एक महाकाव्य है साकेत, महाकाव्य है ये क्या है? तो आप कहेंगे महाकाव्य है। और इसमें कुल मिलाकर के 12 सर्ग भी हैं। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, साकेत महाकाव्य। ठीक है।
और ये आपका रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है। रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है। दूसरा बड़ा महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस के बाद। ठीक है, 12 सर्ग हैं और इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि रामचरितमानस में जो राम है, प्रभु श्री राम है, यह नायक की भूमिका में है। और भगवान राम भाई वनवास चले जाते हैं और वहां पर भी देखते हैं कि सीता किस तरह से उनको सीता से अलग होकर के और रहते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मण जब वनवास जाते हैं तो उर्मिला तो घर पे ही रहती हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि उर्मिला उपेक्षित नारी पात्र न रह जाए, इसलिए उर्मिला का वर्णन इन्होंने साकेत में भरपूर किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहां पर, कत चतुरानन मरी मरी जोवात जाओत न तू आदि अवसाना। ये पंक्तियों में आए जो चतुरानन शब्द है, ये पर्यायवाची किसका है? कह रहा ब्रह्मा का है, विधाता का है, विधि का है, उपयुक्त में से सभी, तो सबका पर्यायवाची है। चतुरानन कहते 4 हैं आनंद, जिसके बहुरी समास होता है, इसमें ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे जैसी ने नागमती वियोग खंड में वर्ष की शुरुआत देखिए, कहीं की शुरुआत देता है, कहीं की शुरुआत लिखा रहता है, तो शुरुआत किस माह से की है? इन्होंने आषाढ़ माह से किया है। किस माह से? आषाढ़ माह से किया है। बेसिकली नागमती वियोग खंड में ही 12 मासा का वर्णन है, 12 मासा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रत्नसेन जब चित्तौड़गढ़ से वो चला जाता है सिंगल द्वीप, यानी जहां पर पद्मावती रहती है, तो इसी के उपलक्ष्य में जो इसकी पत्नी नागमती है वह 1 वर्ष यानी 12 महीने तक विरह रहती है, और इसी पर इन्होंने 12 मासा की चर्चा किया है मलिक मोहम्मद जैसी साहब ने। और 12 मासा का जो प्रारंभ इसमें आषाढ़ मास से माना जाता है। साथ ही साथ एक रचना है विसलदेव रासो, आप जानते होंगे इसको, रासो काव्य है ये, और नरपति नाल इसके रचनाकार हैं। नरपति नाल इसके रचनाकार माने जाते हैं। विसलदेव रासो से ही 12 मासा का प्रारंभ माना जाता है। 12 मासा का जो प्रारंभ है वह विसलदेव रासो से माना जाता है, और इसमें 12 मासा का जो प्रारंभ है वो कार्तिक माह से होता है। किस माह से? तो कार्तिक माह से इसकी शुरुआत मानी गई है। बेसिकली विसलदेव रासो में जो विसलदेव है, विसलदेव शासक कौन है? विसलदेव इसका नायक है, और जो नायिका है वो कौन है? तो आप कहेंगे राजमती। ध्यान रखेंगे साथियों कि विसलदेव रासो में नायिका राजमती है, और पद्मावती में जो नायिका है, पद्मावत रचना में जो नायिका है वो है नागमती। और इसमें विसलदेव राजमती से रूठ करके उड़ीसा चला जाता है, वहां पर ये 12 वर्षों तक रहता है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, 12 वर्ष तक ये उड़ीसा में रहता है। उसके बाद पिता के द्वारा संदेश भिजवाती है राजमती, फिर ये आता है ना। तो इसमें जो 12 मासा का वर्णन किया है नरपति नाल जी ने, इसमें 12 मासा का प्रारंभ भी यहीं से होता है, और 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक माह से माना गया है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 100 तो अधिक सुफल कसुत ले गयो अनायास ही तोरी। उपयुक्त पंक्ति में आए सुफल सुत किसके लिए प्रयोग में किया गया है? ये भ्रमर गीत 7 पद संख्या 108 से लिया गया है। तो अक्रूर के लिए आया है। किसके लिए आया है? अक्रूर के लिए आया है। विकल्प आपका यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 68 नंबर का। चलिए 68 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान उपन्यास, गोदान जो कि 1936 में लिखा गया था प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रेमचंद का यह उपन्यास है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। और गोदान उपन्यास में जो गांव का नारद है वो किसको कहा गया है? माता दीन को कहा गया है। होरी और धनिया, होरी और धनिया इसकी प्रमुख पात्र हैं। होरी और धनिया इसके प्रमुख पात्र हैं। इनमें भी अगर प्रमुख पात्रों को हम चुने तो धनिया प्रमुख पात्र है। धनिया की उम्र इसमें 36 वर्ष की है।
होरी की उम्र इसमें 40 वर्ष की है। जो गोबर है वो इसका पुत्र है। किसका पुत्र है? तो आप कहेंगे होरी का पुत्र है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका कह रहा है यहां पर कि चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का यह नाटक माना जाता है। ऐसे देख लीजिएगा, देखिए ये जो है आपका नाटक जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है। कुल कितने दृश्य हैं इसमें? तो इसमें कुल मिलाकर के साथियों कितने दृश्य हैं? 44 दृश्यों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गीत तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाता है? मालिका गाती है या अलका है, सुभाषिनी है या राक्षस? तो सुभाषिनी इसको गाती रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है त्यागपत्र उपन्यास। त्यागपत्र है किसका? तो आप कहेंगे जैनेन्द्र का उपन्यास है। जैनेन्द्र का उपन्यास है, और जैनेन्द्र जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। तो त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद और शीला के बीच कौन सा रिश्ता ज्यादा प्रबल होता दिखाई देता है? मित्रवत रिश्ता जो है वो ज्यादा प्रबल होता दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की। ये कह रहे त्यागपत्र उपन्यास, फिर आपको दे दिया है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद अपनी बुआ को पहली बार कब ढूंढता है? तो बुआ को पहली बार तब ढूंढता है जब वह यूनिवर्सिटी से आती है। तो यूनिवर्सिटी से आते समय वह अपनी बुआ को ढूंढता है। विकल्प का सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। ये कह रहे राजनीतिक साहित्य नहीं है। राजनीति साहित्य नहीं है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। ये किसका है? तो आप कहेंगे मोहन राकेश का नाटक है। और ये कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में ये कथन किसका है? प्रियंगु का है, मल्लिका का है या विलोम का है, कालिदास का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रियंगु, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 74 नंबर की, थोड़ा सा तेजी से कर लेते हैं। कह रहे आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारणा को किसके कारण त्याग देती है? पहला कह रहे दंतुर के कारण, मातुर के कारण, कालिदास के कारण, या उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए बेसिकली कालिदास के कारण इस संन्यास लेने की धारणा को त्याग देती है। विकल्प का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 75 नंबर का। गोदान उपन्यास के किस पात्र में प्रेमचंद की झलक दिखाई देती है? पहला कार्य होली में, मेहता में, या मिस्टर खन्ना में? इनमें से कोई नहीं। देखिए जो यहां पर पात्र मेहता है ना, इस मेहता में प्रेमचंद की झलक दिखाई देती है। विकल्प का आपका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 76 नंबर की। यह कार्य काहिर नलनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, रैदास हैं, कबीर हैं, या फिर दादू दयाल है? ये जो पंक्तियां हैं वो कबीरदास की पंक्ति मानी जाती है। किसके दोस्तों? तो आप कहेंगे कबीरदास की पंक्ति ये मानी जाती है। साथियों एक बात ध्यान में रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी यह सूफी संत माने, संत कवि सभी हैं, इसमें जितने भी हैं ये सभी संत कवि हैं, ध्यान रखेंगे संत कवि हैं। अंतर यह है कि यह सूफी यानी प्रेमाश्रय का विधारा संबंधित है। ये प्रेमाश्रय का विधारा है इनकी। और अगर हम लोग बात रैदास, कबीर और दादू दयाल की करते हैं तो रैदास, कबीर और दादू दयाल ये तीनों लोग ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, ये ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है ब्रह्म कमंडलु वासुवासिनी सागर नागर गृह वाले। ये पंक्ति जो है वो किसकी मानी जाती है? कबीरदास की है, विद्यापति की है, बिहारी की है, या फिर सुंदरदास की मानी जाती है? ये जो पंक्ति है साथियों ये विद्यापति की पंक्ति मानी जाती है, और ये पंक्ति विद्यापति की पदावली से ली गई है। विद्यापति की लिखेंगे यह पंक्ति विद्यापति की पदावली से ली गई है। पदावली से ली गई है, और पदावली मैथिली भाषा में एकमात्र रचना है। मैथिली भाषा में एकमात्र रचना, ऐसे लिख लीजिएगा विद्यापति की।
विद्यापति की मैथिली भाषा में एक मात्र रचना है जिसका नाम है पदावली। और विद्यापति की कुल मिलाकर के 16 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं? तो कुल मिलाकर के इनकी 16 रचनाएं हैं, जिसमें कि अगर हम लोग बात कर लें 13 रचनाओं की, 13 रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में है, 2 रचनाएं इनकी अवहट्ट भाषा में और एक मात्र रचना इनकी मैथिली भाषा में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जय जय भैरव असुर भयाउन पशुपति भामिनी माया उपयुक्त पद किसका है? ये पंक्तियां भी जो है साथियों, ये विद्यापति की पंक्तियां और विद्यापति की पदावली से ली गई है। किससे? पदावली से ली गई है। और ध्यान में रखेंगे, इसी में आप लिख लेंगे, इसी में विद्यापति ने सबसे पहले कृष्ण को काव्य के रूप में, कृष्ण को काव्य के रूप में प्रयोग किया है। और इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्न कवियों में से किसे समय सूर्य उपनाम से भी जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, केदारनाथ सिंह है या रामधारी सिंह दिनकर को? रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग समय सूर्य कहते हैं, समय सूर्य के नाम से भी जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, अधैर्य का कवि, ये भी हम लोग रामधारी सिंह दिनकर को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 80 नंबर का, यानी 80 नंबर। वह तोड़ती पत्थर कविता के पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के सामने कौन सी चीज थी? तरु मल्लिका थी, अट्टालिका है, प्राकार है या फिर ये सभी हो जाएगा? प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि इसके सामने क्या था भाई? तरु मालिका भी है, अट्टालिका भी है और प्राकार, ये तीनों है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न संख्या आपका 81। ये कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? कह रहे इंद्रजाल है, ध्रुवसामिनी है, झरना है या फिर कामायनी है? प्रश्न का सही आंसर होगा आपका डी आंसर, ये आपका कामायनी से लिया गया है। कामायनी एक महाकाव्य है, और कामायनी में कुल मिलाकर के अगर सर्गों की बात करें तो 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें जो पहला सर्ग है यह है चिंता से शुरू होता है, और अंतिम जो सर्ग है साथियों, अंतिम सर्ग जो है इसका है वह आनंद सर्ग है, 15वां सर्ग है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की है? पहला कह रहे मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, चातकी कनको तरसती, किंतु हम हैं द्वीप सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए? प्रश्न का सही आंसर होगा ए, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना का युग्म नागार्जुन का नहीं है? कह रहे युगधारा भस्मांकुर, तो ये युग्म तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मगंध युग की गंगा, यहां पर ऐसे होना चाहिए था, आत्मगंध युग की गंगा। देखिए आत्मगंध और युग की गंगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह केदारनाथ अग्रवाल का है। किसका है? तो आप कहेंगे केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो ये युग्म आपका सही नहीं है, नागार्जुन का नहीं है ये युग्म, तो विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। तुमने ये है आपका, तुमने कहा था तालाब की मछलियां, ये भी है। ठीक है, तो विकल्प का आपका बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 कह रहा है कि कवि आरसी प्रसाद सिंह के अनुसार कौन सा जीवन की राह मनमानी चल रही है? नदी, रास्ता, निर्झर या फिर तालाब? प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा निर्झर। ठीक है, ये मनमानी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 ये कह रहा है कि मंत्री इक बन बसत हमारो भ्रमर गीत सार में आए हुए इस पंक्ति में मंत्री शब्द किसकी ओर संकेत किया गया है? पहला कह रहा है कि गोप की ओर या नंद बाबा के मंत्री की ओर, गोपियों की ओर या राधा की ओर? तो जो मंत्री शब्द है वो राधा की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर? तो राधा की ओर ये संकेत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है आपका कि राधा किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? जो राधा महाकाव्य है वो किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त है या जानकी वल्लभ शास्त्री हैं,
उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही आंसर होगा जानकी वल्लभ शास्त्री। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ आसान से प्रश्न है, जल्दी से कर लेते हैं। कह रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1890 या 1893 या 96 या फिर 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था। गेहूं बनाम गुलाब इन्हीं की रचना मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपका कह रहा है यहाँ पर कि आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का है, आप जानते भी होंगे। किसका है? तो सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिलों पर भी प्रभुत्व जमा सकता है? करे एक धनवान आदमी, एक जमींदार, एक नेता या एक कंगाल आदमी। तो भाई आचरण की जो सभ्यता है इसको प्राप्त करके कौन राजाओं के दिलों पर भी प्रभुत्व जमा सकता है? यहां पर सही आंसर होगा एक कंगाल आदमी। ठीक है भाई, ये भी जो है राजाओं के दिलों पर प्रभुत्व जमा सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहे नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में आदमी सदा किससे लोहा लेने को कमर कसे हैं? तो भाई अज्ञान से। आदमी क्या है? हमेशा अज्ञान से जो है लोहा लेने को कमर कसे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 ये कह रहे आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? ये मन का भाव है या विशिष्ट गुणों के कारण हृदय में स्थापित अस्थायी आनंद पद्धति है या विशिष्ट गुणों के कारण उत्पन्न प्रभाव है या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विशिष्ट गुणों के कारण हृदय में स्थापित अस्थायी आनंद पद्धति है। आगे बढ़ेंगे और 10 क्वेश्चन और हैं जिसको हम लोग तेजी से कर लेंगे। इस प्रकार 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डेली क्या करेंगे साथियों? क्वेश्चन आपको तेजी से करेंगे, ऑप्शन बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग प्रयास ये करेंगे कि एग्जाम तक यानी 10 दिनों के अंदर, वैसे 10 दिनों के अंदर ही हम लोग ले लेते हैं, 10 दिनों के अंदर मिनिमम हम लोग 1000 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सके। ठीक है, आपके लिए भी बेहतर होगा, मेरे लिए भी बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं पूस की रात। इस कहानी में सहना कौन था? पूस की रात जो कहानी है 1921 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। प्रेमचंद की कहानी है। किसकी कहानी है? तो आप कहेंगे प्रेमचंद की ये कहानी है। और इसमें जो सहना है वो कौन है? सहना जो है साथियों वो हल्कू के गांव का साहूकार या महाजन है। कौन है? तो हल्कू के गांव का जो साहूकार या महाजन है इसको हम लोग सहना, इसको ये सहना नाम था उसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पंचलाइट कहानी में गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? जो पंचलाइट कहानी है ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। किसकी है? तो आप कहेंगे फणीश्वरनाथ ये रेणु प्रथम आंचलिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं। और इस कहानी में जो है ये कह रहे गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो गांव में कुल मिलाकर के 8 पंचायतें थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है आपका कि राम का राज्याभिषेक की तैयारी, राम का राज्याभिषेक की तैयारी या रामचरितमानस के किस कांड में समाहित है? पहला कह रहा है लंका कांड में, अरण्य कांड में, अयोध्या कांड में या फिर बाल कांड में। ये अयोध्या कांड में समाहित है। किस में समाहित है? तो आप कहेंगे अयोध्या कांड में। साथियों अगर हम लोग रामचरितमानस की बात करते हैं, रामचरितमानस एक महाकाव्य है और रामचरितमानस में कुल मिलाकर के 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इसमें पहला कांड है आपका बाल कांड, लिख देता हूं एक बार पुनः याद दिलाने के लिए। दूसरा कांड है आपका अयोध्या कांड, अयोध्या कांड पूछ देता है आपसे एग्जाम में। तीसरा जो कांड है वो है अरण्य कांड, अरण्य कांड। चौथा जो कांड है वो है आपका किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। पांचवा जो कांड है वो है सुंदरकांड, सुंदरकांड। छठा कांड है लंका कांड, लंका कांड। और जो 7वां कांड है इसका नाम है उत्तरकांड, उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे जो छोटा कांड माना जाता है वो किष्किंधा कांड है आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जो रामचरितमानस है इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कानों में कंगना
कहानी कितने अंकों में विभाजित है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो कानों में कंगना आपकी कहानी है ये राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। किसकी है? तो आप कहेंगे राधिका रमण प्रसाद सिंह की ये कहानी मानी जाती है और इसमें कुल मिलाकर के 3 अंकों में विभाजित है। 94 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 95 का। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी मानी जाती है। तो ये किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है या फिर धर्म प्रधान है? ये साथियों कर्म प्रधान कहानी मानी जाती है। कैसी है? तो कर्म प्रधान कहानी है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। 96 आपका कार्य है कि सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। उपयुक्त कथन किस रचना से मानी जाती है? ये जो कथन है वो कहानी का प्लॉट इस रचना से मानी जाती है और आपको बताना है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर देख सकते हैं 97। ये कह रहा है आपका कि चीफ की दावत कहानी के अनुसार चीफ ने धीरे से सामनाथ की मां को देखकर क्या कहा? पुअर डियर या नाइस डियर या रिच डियर या लवली डियर? तो इसको उन्होंने कहा कि पुअर डियर। क्या कहा इन्होंने? पुअर डियर कहा। ये चीफ की दावत जो कहानी है इसको भी लिख लीजिएगा। ये भीष्म साहनी की कहानी है। किसकी है? तो आप कहेंगे भीष्म साहनी की कहानी मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 और ये 98 कह रहा है कि काहे नलनी तू को मिलानी। ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, कबीरदास की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है कि आओ बीरो मर्द बनो अब जेहल तुम्हें भरना होगा। जेहल मतलब होता है जेल हम लोग जेहल को कहते हैं। तो यह कथन मेला आंचल उपन्यास में किसका है? कह रहा है कालीचरण का है, डॉक्टर साहब का है, तहसीलदार का है या फिर बलदेव का है? तो ये कथन जो है साथियों ये बलदेव का है। किसका है? बलदेव का माना जाता है। और मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ये भी देख सकते हैं आप। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन यानी 100वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे थे? मेरीगंज गांव के लोग जो है वो 3 दलों में बटे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। और आपको बताना है कि मेरीगंज गांव का उल्लेख किस उपन्यास में है? किस उपन्यास में किया गया है? इसका उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिख के बताना। साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इस प्रकार से हम आपको डेली जो है अब प्रयास कर रहे हैं कि जो स्टेट का एग्जाम है उसमें आपको डेली 100 प्रश्न कराएं। और ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपको TRE 4.0 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ STET यानी बिहार स्टेट जो आपका पेपर 2 होने वाला है अगले मंथ में उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए वीडियो है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों से प्रश्न आते हैं उसके लिए शिक्षक भर्ती के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मुलाकात होती है अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।